नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेवी एकेडमी पर। मैं हूं ललित पाठक। तो कैसे हैं आप लोग? तो आइए चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वह यण संधि में हमने ये का नियम पढ़ा था और ये के नियम में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी थी। तो अगली चीज़ें हम जानेंगे आज। तो लगाते हैं जल्दी से यण संधि। यण संधि, यण एक प्रत्याहार होता है जो पांचवें और छठे माहेश्वर सूत्र से मिलकर बना है और इसके अंदर ये रे ले वे चार अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। कुछ शब्दों को हमने संधि विच्छेद करना भी सीखा था। तो आइए कुछ और शब्द लगाते हैं बिना किसी देरी के। तो कुछ शब्द हैं आपके सामने, आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं आप, ठीक है। तो कुछ शब्द हैं आपके सामने, तो चलिए देखिए। पहला शब्द टेक्निकल शब्द है द्व्यर्थी। अगला शब्द है प्रत्याशा। प्रत्याशा। नेक्स्ट है आपका व्याकरण। व्याकरण अच्छा टेक्निकल शब्द है ये, इसे और डिटेल में समझेंगे। व्युत्पन्न। व्युत्पन्न। अगला शब्द है व्यभिचार। व्यभिचार। अगला शब्द है पर्यंक। कितना टेक्निकल शब्द है, देखो यहां लगेगी अंक की बिंदी, आप ध्यान रखेंगे। व्यस्त। अध्याय। और कुछ शब्द लिखते हैं साथ ही, फिर इन्हें सीखेंगे जल्दी से। शब्द है प्रत्यय। कितना टेक्निकल शब्द है प्रत्यय। ध्वन्यार्थ। प्रत्यक्ष। प्रत्यारोपण। अध्यादेश, बिल्कुल। व्यक्ति और आद्यंत। चलिए कुछ शब्द हैं आपके सामने, तो इनकी हमें संधि विच्छेद लगानी है। साथ ही साथ कुछ का अर्थ भी हम जानेंगे पर्यायवाची से संबंधित, और कुछ समास भी सीखते चलेंगे। तो आप शेयर भी कर सकते हैं, आपको अगर अच्छी लगे वीडियो, और लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो देखेंगे द्व्यर्थ। ये शब्द है दे। दे के नीचे ये वह है, ठीक है। दे आधा है, वह पूरा है, ये लिखा है, और थे के ऊपर ई है और रे है। द्व्यर्थी और या द्व्यर्थ एक ही शब्द है। यहां से ये निकला, ये को हमने दो भागों में तोड़ा। किसमें? ई प्लस ए में। ई प्लस ए में तोड़ लिया। अब ये ई किधर गई? तो ये ई गई आपकी द्वे पे, तो ये होगा द्वि, ठीक है। ध्यान दे लीजिए, अच्छी चीजें हैं। प्लस लगाएंगे, ये ए किस पे गया? इधर गया। हाँ, कई बार आपको यहाँ पर हलंत लगा भी मिलेगा, तो और भी अच्छी चीजें हैं। अर्थी। अब टेक्निकल शब्द है ये द्व्यर्थ। अब यहाँ पर द्व्यर्थ समझने से पहले आपको यहाँ पर हलंत लगाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वह अपूर्ण होगा, तभी इस पर एक ही ई की मात्रा आप लगा सकते हैं, वरना एक ही मात्रा इस पे लगेगी, क्योंकि वह का ए और ई मिलकर आपका इसका निर्माण करेंगे, वो होगा ए। अगली चीज़ समझना, सुनना, सीखना। यहाँ पर जब हम ई निकालेंगे, यहाँ से जब हम ए निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, तो आपका बनेगा ये यानी यण संधि, ठीक है। अगली चीजें देखिए। अगला शब्द है आपका प्रत्याशी या प्रत्याशा। प्रत्याशा। अब या है, या निकालेंगे यहां से। या को तोड़ेंगे किसमें? ई प्लस आ में तोड़ेंगे। ई किधर जाएगा? तो ई जाएगा इधर और आ जाएगा इधर। ई जब इधर जाएगा तो इधर बनेगा प्रे और ते पे छोटे की मात्रा प्रति, और यहाँ जाएगा आ
और इधर शा, आशा। तो प्रति प्लस आशा शब्द बना, कितना आसान है, सरल है ये। यहाँ से हम ई निकालेंगे, यहाँ से आ निकालेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो या बनेगा। ठीक है, ये सूत्र किसके अंतर्गत आता है? तो ये सूत्र यण संधि के अंतर्गत आता है हमारा। तो अगली चीज़ देखेंगे हम, प्रति अपने आप में, देखिए एक चीज़ और देखिए आप, प्रति अपने आप में अव्यय होता है। अव्यय जहाँ पर अव्यय पहला भाग हो वह अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास। अगर मैं आपसे बोलूं प्रत्याशा में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है प्रत्याशा के अंतर्गत। अव्यय क्या होता है? अव्यय ऐसा शब्द होता है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, अगली चीज़ सुनिए, देखिए पिछली वीडियो भी देख सकते हो, अगर जो पहली बार आया है तो अगर वो देखता रहे, लेकिन पिछली वीडियो भी देखना तो और भी ज़्यादा आपको आनंद की अनुभूति होगी। व्याकरण, देखिए व्याकरण, या है, या को यहाँ से निकाला और तोड़ा, किसमें तोड़ा? ई प्लस आ में तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सुना था, आपने, यह जो होता है ये आधा ये होता है आपका ई के बराबर, ई के बराबर होता है आपका आधा ये। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्या लिखा था? मेरा लिखा था या, ये लिखा था। मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? ये के नीचे हलंत और आ, और आधा ये किसके बराबर है? तो आधा ये बराबर है ई के। तो आप चाहे ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, बात एक ही है, दोनों चीज़ें ये एक हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। तो अगली चीज़ सुनिए, समझिए। इधर ये ई गया व पे और इधर जुड़ा आ, तो ये जुड़ा वी प्लस आकरण। आ का मतलब होता है से या द्वारा, और वी का मतलब होता है विशेष, वी का मतलब होता है निषिद्ध, और वी यहाँ पर अपने आप में अव्यय है। यहाँ पर आ भी स्वयं में अव्यय है। अगर बात करूँ करण की, तो करण जो है क्री प्लस अन से बना है, तो वी प्लस आ प्लस क्री प्लस अन, यह 4 शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। व्याकरण को आपको इस रूप में आपको एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है, तो आप इसे लिख लेना, वी प्लस आ प्लस क्री प्लस अन। इस तरह से जब आप इन सब को जोड़ोगे तो व्याकरण बनेगा। यहाँ पे ये न जो है, आप यहाँ न लिखा देखोगे, यह मूर्धा का प्रभाव होता है। मूर्धा का प्रभाव क्या होता है? तो मूर्धा का ये प्रभाव होता है आपका, ध्यान से सुनना, ये न जो है ना, ये ते थे दे धे न, यानी ये दंत है, और ये कै के नीचे क्या है? तो ये कै के नीचे है आपकी रीरी, और रीरी क्या होती है? मूर्धा। तो ध्यान देना, दंत के साथ में दंत प्रयोग होता है, मूर्धा के साथ में मूर्धा प्रयोग होता है। ये न अपने आप में अनुनासिक भी है, और जैसा शब्द होगा शुरू में वैसा ही अनुनासिक प्रयोग करेंगे। तो अनुनासिक कैसा है? ध्यान देना, तो यहाँ पर अनुनासिक है आपका दंत्य, लेकिन जब ये दोनों जुड़े तो इन दोनों को जुड़ने के बाद में क्री प्लस अन्य बनाया करण। तो करण बनने का ये प्रभाव हुआ कि ये न जो है ण में बदल गया कारण, क्योंकि ये भी मूर्धा है और ये भी मूर्धा है, दोनों मूर्धा हैं। इसलिए हम रावण में, श्रवण में जब हम संधि करेंगे तो रो प्लस अन, श्रो प्लस अन करते हैं। क्यों करते हैं? आगे अयादि संधि में और डिटेल से हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे देखो, अगला शब्द जो है हमारा वो है व्युत्पन्न। कितना अच्छा शब्द है, वी प्लस उत्पन्न, वी प्लस उत्पन्न। ठीक है, यहाँ से ई मिली, यहाँ से ऊ मिला,
जब दोनों को जोड़ा तो यह परिवर्तित किस में करना है, आधे ये में। ई परिवर्तित हुआ है ना, देखो आधे ये में, तो आधा ये प्लस u बराबर u। कहाँ पे लिखा है, तो डायरेक्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। कितना आसान है, सरल एकदम। अगला देखो, अगला है आपका व्यभिचारी। व्यभिचारी, ठीक है। देखिए अब सुनिए समझिए, ये है। अब ये को हम काय में तोड़ते हैं, तो ये को हम तोड़ते हैं ई प्लस ए में तोड़ते हैं हम। अब यहाँ पर ई चला जाएगा और इधर ए चला जाएगा, तो इधर क्या बनेगा, वी, और इधर बनेगा अभिचारी, ठीक है। अभिचारी, ये भी अपने आप में अव्यय है और ये भी अपने आप में अव्यय है, दोनों अव्यय हैं, ठीक है। और विशेषण है दूसरा शब्द। बड़ी बात तो ये है क्योंकि उसमें प्रत्यय लगा है। अगला देखो, पर्यंक। पर्यंक, ये है और ये ई प्लस ए में तोड़ेंगे और ए के ऊपर अंकी बिंदी आएगी। ध्यान देंगे, ये से पहले क्या लिखा है, तो ये से पहले लिखा है रे, और ये रे है अपूर्ण, तो रे प्लस ई को जोड़ोगे तो आप री बनेगा। और रे से पहले क्या लिखा है, तो रे से पहले लिखा है पे, तो यहाँ से बना परी। और दूसरे भाग की अगर बात करूँ तो अंक। ये आप अंक को इस तरह भी लिख सकते हो, ये अंकी बिंदी मैंने पंचमाक्षर में परिवर्तित की है, किंतु पंचमाक्षर में परिवर्तित करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप जब अंकी बिंदी पंचमाक्षर में परिवर्तित करते हैं तो आपको उसमें इत संज्ञा लगानी होती है। ये हलंत नहीं है, ये हलंत नहीं है, ये इत संज्ञा है, ये इत संज्ञा है, ये पूरा हलंत है। आगे देखो, आगे पढ़ाऊंगा ये चीज़ें और डिटेल से। देखिए, व्यस्त, ये तोड़ा किसमें, ई प्लस ए में तोड़ा, तो इधर क्या बना वी और इधर बना अस्त। सिंपल एकदम, सरल और सहज। ये क्या है अपने आप में, तो ये अव्यय है। आगे देखेंगे, अधि प्लस आय। अधि प्लस आय, अधि में से ई निकाला, आय में से आ निकाला, दोनों को जोड़ा तो क्या बना, तो ये बना और आ बना, या बना। किधर देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा है देखो। अगर ऐसी कंडीशन होती है तभी तो ये यण संधि होती है। सिंपल एकदम सरल, आप करोगे 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगी। अगला देखो, अगला क्या कहता है, तो अगला शब्द है आपका प्रत्यय। प्रत्यय यानी सफिक्स। किसी भी शब्द के बाद में जो अंश जुड़ा होता है, जो भाग जुड़ा होता है और शब्द में प्रभाव लाता है, उसे प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय अभी कहाँ से टूटेगा, तो यहाँ से टूटेगा। यहाँ से तोड़ लिया हमने। अब ये जो तोड़ा हमने किस में तोड़ा, ई प्लस ए में तोड़ा। ई इधर, ए इधर, ई किस पे जाएगी, तो तय पे जाएगी, तो प्रति बना। और इधर ए और ये अपने आप में आपका प्रत्यय है। प्रत्यय में प्रत्यय आए और प्रत्यय में उपसर्ग प्रति। प्रत्यय में प्रत्यय पूछ ले तो प्रत्यय के अंदर प्रत्यय आए, और प्रत्यय के अंदर उपसर्ग पूछ ले तो प्रति। प्रत्यय के अंदर संधि पूछ ले तो यण, और प्रत्यय के अंदर समास पूछ ले तो अव्यय। अव्ययी भाव कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको बता देना है, ठीक है। अगर बात करें 3, 4 और 4 और आपका 4, 8, इसके अंतर्गत आएंगे आपके वर्ण।
अगली चीज़ पे ध्यान देना जरा। अगली चीज़ लिखी है ध्वन्यार्थ। ध है, वे, ने, ये, रे, थे, ये है। अब ये पे से तोड़ना है, वे पे से तोड़ना है, ये आपकी वोकैबुलरी पावर है। ठीक है, अब ये पे से तोड़ा जाएगा, ई प्लस एम है। अब यहाँ पर हम बड़ी ई भी तो लिख सकते हैं। कब? जब छोटी ई से किसी का मीनिंग न बैठे। तो शब्द आया ध, वे, न और न पे छोटी ई, तो ध्वनि पे छोटी ई चढ़ती है। ध्वनि प्लस अर्थ, बिल्कुल सही। ध्वनि में से ई मिली, अर्थ में से ए मिला, दोनों को जोड़ा तो यह बन गया। ये लिखा डायरेक्ट। आपको जोड़ने के लिए भी दे देगा और आपको विच्छेद करने के लिए भी दे देगा। दोनों चीज़ें आपको दे सकता है पेपर में, तो आप आराम से कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, देखिए जरा। अगली चीज़ें आपकी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। यहाँ से यह निकाला, किस में बांटा? ई प्लस ए में बांटा। ई प्लस ए में बांटने के बाद ई इधर और ए इधर। प्रति, कायदे में तो अक्षी शब्द आता है, लेकिन आप यहाँ अक्ष लिख सकते हो। उसका कारण आपको जब वोकैबुलरी पढ़ाई जाएगी तब बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। और अक्षी आपका पर्यायवाची होता है। प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण कहाँ से तोड़ेंगे हम? यहाँ से तोड़ देंगे। किस में बांटेंगे? ई प्लस ए में बांटेंगे या ई प्लस आ में? तो ई प्लस आ में, क्योंकि यहाँ पर आ लिखा हुआ है। ई इधर और आ इधर। जब ई इधर जाएगी तो यहाँ क्या बनेगा? प्रति, और इधर बनेगा आरोपण, प्रत्यारोपण। ठीक है, ये ण है प्रत्यारोप। अच्छा, पे है प्रत्यारोप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई प्लस आ, दोनों को जोड़ा तो या बन गया। इस तरह से आपको यण संधि पहचाननी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा। संधि अगर आती है तो प्रत्यय उपसर्ग सीख जाएंगे, समास सीख जाएंगे, पर्यायवाची सीख जाएंगे, और हिंदी में है ही क्या। ठीक है, अगला देखो। अगले जो चैप्टर बचे आपकी निगाह में, वो भी इन्हीं पर आधारित होते हैं। बस देखने के लिए आपको बहुत अच्छी दृष्टि चाहिए। अध्यादेश, अध्यादेश, अध्याय 3 भाग 5 123। अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश। अधि में से ई निकाला, आदेश में से आ निकाला, दोनों को जोड़ा तो या बन गया। कितना सिंपल है। अब अधि क्या है? तो अधि अपने आप में उपसर्ग है। आपसे पूछ लेगा कौन सा उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग की कोटि है संस्कृत। ये संस्कृत का उपसर्ग है। आप कहेंगे ये कैसे पहचाने कि ये संस्कृत का उपसर्ग है कि नहीं है? तो आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहाँ से पहले तो एक फैक्ट याद रखना, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है, जिसकी संधि हो जाती है। अधिकांश वह उपसर्ग संस्कृत के होते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। वो उपसर्ग और प्रत्यय जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा। चलिए आगे देखिए। अगला देखेंगे क्या शब्द है। अगला शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति, यह पे से तोड़ा, क्या तोड़ा? ई प्लस ए में तोड़ा। ई इधर, ए इधर, तो वी प्लस अक्ति। ये वी अपने आप में उपसर्ग है, वो विशेषण है। दूसरा आद्यांत, तो आदि प्लस अंत। यहाँ ई निकली, यहाँ से ए निकला, तो यह बन गया। अब वहाँ कहाँ लिखा है? तो जब ई निकाली तो ई निकालने के बाद में क्या बच गया? तो दे बच गया, और दे आधा, और आधा दे, और जब ये जोड़ोगे
तो बनेगा दिए। ये तो लिखा है, ये लिखा। तो आपको अगर ऐसी संधि पूछ ले तो आपको ऐसा करना है। समझ में आती है? बिल्कुल आती है। आगे देखो, आप कॉपी बनाते चलिए और आपके जितने भी शब्द हैं, ये वोकैबुलरी नई वोकैबुलरी है, ठीक है। और नई वोकैबुलरी आपको रोज़ रोज़ तो पढ़ने के लिए मिलेगी नहीं। संधि भी आपको प्रयास करता हूँ कि नई से नई विधि के आधार पर संधि आपको सिखाऊं, बताऊं। चलिए कुछ और शब्द लगाते हैं। शब्द है देव्यार्पण। अब चीजें नई आ रही हैं, सूत्र नया चेंज होगा, ध्यान दे लेना। सख्यागमन, सूत्र चेंज है, देखो इन शब्दों में। नद्यामुख, सख्यक्य, ये देखो चेंज है यहाँ पर, दो मात्रा है ऊपर, और जो ट्रिक पढ़ेगा वो यहाँ वृद्धि लगाएगा, है ना। लेकिन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है महियाधार। नद्युद्गम, वाण्यौचित्य, नार्युत्थान। अच्छा शब्द है। स्त्रियोपयोगी, टेक्निकल वर्ड। ये त्रय है, ये आधा से है, इसका वर्ण विच्छेद भी लगाइए अगर आपकी इच्छा हो तो। चलिए इधर लिखते हैं अब कुछ और। स्त्री उपयोगी, न्यायोचित, बिल्कुल सही है। देवीअर्चना, चलो देखो, अच्छे शब्द हैं सारे के सारे, लेकिन सूत्र आपको क्या चीज़ याद रखनी है आपको। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कर रहे थे E प्लस ए बराबर ये, लेकिन आपको ये समझना है कि कहाँ पे आपको छोटी लगानी, कहाँ पे आपको बड़ी लगानी है। ये कब होता है? ये होता है आपका शब्द के अर्थ के आधार पर। शब्द के अर्थ के आधार पर, आपको शब्द के अर्थ के आधार पर आपको छोटी और बड़ी ई में निर्णय लेना होता है। तो देखिए कैसे। शब्द लिखा है यहाँ देव्यार्पण, ये शब्द है। अब यहाँ ये है, अगर ये मैं ई प्लस ए में तोड़ूं जैसा कि अभी तक हम कर रहे थे, तो मुझे ई किस पर लगानी होगी? इस पर। तो शब्द यहाँ आया देवी, वह पे छोटी ई लगी, और यहाँ अर्पण। चलिए अर्पण शब्द तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देवी शब्द की जो स्पेलिंग है वो क्या है? वो गलत है। देवी शब्द में जो ई लगती है वो बड़ी लगती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये जो ये टूटा है वो ये टूटा है आपका बड़ी ई तथा ए में। कब बड़ी ई लगाते हैं? मैंने शुरू में ये वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था कि जब अर्थ इसके आधार पर न निकले, जब शब्द
छोटी ई के आधार पर सही न बैठे तब बड़ी ई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बड़ी ई लगानी होगी, तब देवी प्लस अर्पण होगा। तो अगर आपसे पेपर में ऐसा कुछ पूछ ले कि ई प्लस ए ये सही है या बड़ी ई प्लस ए ये सही है, तो ध्यान देना ये दोनों ही क्या हैं, सही हैं, गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं। और यही कंडीशन होती है आपकी ऊ के साथ में। ठीक है, चलिए देखिए, अगला शब्द कितना अच्छा शब्द है, देखो, सख्यागमन। अब यहां पे ये जो या है ना, या को हम तोड़ेंगे बड़ी ई में और आ में, छोटी ई नहीं लिखनी है यहां पर, क्योंकि जब सखी लिखोगे तो ख पर क्या आएगी, बड़ी ई प्लस आगमन, आगमन। आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि सखियागमन में कौन से स्वरों का मेल हुआ है, तो आपको इस तरह विकल्प में दे देगा, ई प्लस ए, ई प्लस आ, इस तरह से पूछ लेगा, बड़ी ई प्लस ए, बड़ी ई प्लस आ, इस तरह से। बोले इस शब्द में किस स्वर का मेल हुआ है, तो आप ई प्लस आ नहीं बोलोगे, आप बोलोगे बड़ी ई प्लस आ, क्योंकि यहाँ से क्या मिला आपको, बड़ी ई मिली और यहाँ से आपको मिला आ, और दोनों को मिलाकर भी या बनता है इस शब्द के आधार पर, क्योंकि सखी पे बड़ा ई चढ़ेगा। अगला देखो, अगला शब्द है नद्यामुख। अब ये क्या है, तो ये है जी आधा दे प्लस ये प्लस आ। अब बात करूं ये की, तो ये बराबर, ध्यान दे लेना, ये बराबर होता है ई के या बड़ी ई के। तो यहाँ पर अब देखेंगे कौन सा ई लिखना है, छोटी ई या बड़ी ई। अब जब बात करूं ने और दे पे बड़ी ई, तब बनता है नदी, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बड़ी ई लिखा जाएगा, तभी तो बनेगी आपकी नदी प्लस आ मुख। ये शब्द है, समझ में आया, जो यहाँ पर लिखा है ये इस आधार पर टूटेगा। इतनी चीज आपसे पूछ लेगा, आपको वर्ण विच्छेद यहाँ से पूछ लेगा, आपको समास भी पूछ सकता है, संधि विच्छेद भी पूछ सकता है, संधि का विच्छेद आपको दे देगा, आपसे दोबारा से आपको जुड़वा लेगा, तो आप कुछ भी कर देंगे अगर आपको ये बेस पता है तो। अगली चीज देखो, अगला शब्द है सख्येक्य। ये है शब्द, ठीक है, देखिए जरा। अब यहाँ पर दो मात्राएं हैं जो कुछ बच्चे ट्रिक से पढ़ते हैं, या ट्रिक से वो बहुत ज़्यादा आप पसंद करते हो या लाइक करते हो, तो यहाँ पर ट्रिक फेल है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक आप पढ़ते हो कि जहाँ दो मात्रा मिले वहाँ वृद्धि संधि लगा देना, और आपको ऐसा शब्द आपको ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ दो मात्राएं हैं, आप वृद्धि संधि लगाएंगे और आप यहाँ गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कैसे आपको सीखना और समझना है जिससे आपकी गलती न हो, तो यह है और आई है। अब आपको ये जो बदलना है वो बड़ी ई में बदलना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आई की मात्रा है, तो सखी प्लस एक के, ये चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखो। अब जब इन्हें दोनों को आप जोड़ोगे, बड़ी ई को और आई को जोड़ोगे, तो आपका बनेगा यही। समझ में आया? बिल्कुल। आगे देखेंगे। अगला लिखा है मैं के नीचे हलंत है, या और धार।
तो ध्यान दे लेना, मही बड़ी ई है प्लस आधार, मही आधार बड़ी ई प्लस आ बराबर या, ये वाला फॉर्मूला अब है। ठीक है, छोटी ई नहीं आएगी, अब यहाँ बड़ी ई आएगी, क्योंकि इसका मीनिंग होता है, छोटी ई का मीनिंग नहीं होता। आगे देखना जरा, ने दी युद्धगम, अब ये क्या है? तो पहले तो सुनो जरा, ये द्य है और द्य में ऊ है, ये होती है आधा दे, ये और ऊ छोटा है। अब ये है यहाँ, तो ये है यहाँ, तो आपको क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम ई लिख सकते हैं। अब नदी पर छोटा ई ना आकर बड़ा ई आता है, तो यहाँ बड़ी लगानी पड़ेगी प्लस ऊ द गम, उद्गम। अब यहाँ से ई मिली, यहाँ से ऊ मिला, दोनों को जोड़ा तो यू बन गया। जब यहाँ से ई मैंने निकाल ली तो यहाँ क्या बचा होगा? तो आप कहेंगे दे बचा होगा, और दे आधा बचा होगा। जब आधे दे और यू को जोड़ूंगा तो द्यू आता है। कितनी अच्छी चीज़ है ये। आपको पेपर में यहाँ से पूछ लेगा तो आपको ये बताना है, द्यू बराबर आधा दे प्लस यू। आगे एक चीज़ और देख लो जरा, उद्गम की भी संधि हो जाएगी, आगे और पढ़ाऊंगा। तो उद्गम में उत प्लस गम, ये जसत्व संधि का नियम है, तीसरे का पहले में परिवर्तन। आगे पढ़ाऊंगा मैं। तय थे दे, ये दे अपना तीसरे स्थान पर आया, तय पहले स्थान पर आया, तो तीसरे का पहले में परिवर्तन का जसत्व संधि का रूल है। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। ठीक है, और चौथे वर्ग का परिवर्तन। आगे देखो, अगला शब्द है वाणियोचित्य। ये शब्द है, देखो अब यौ है, दो मात्रा है ना। अब दो मात्राएं और डायरेक्ट आपसे पूछ लेता कि जी संधि बताओ, विकल्प ये दे रखे होते, तो जो ट्रिक से पढ़ते हैं ना, मैं आपको बता दूं कि दो मात्रा जहां मिले वहां वृद्धि संधि लगाई आना। कैसे लगाई आना? बोले जी सदैव, महत्व, महत्व कह रहा हूं, आपका एक शब्द आता है तथैव, वनौषध, दंतोष्ठ, इस तरह से। तो आपको जब दो मात्रा मिले तो वृद्धि संधि लगाइए ना। ये रूल देखो कहाँ फेल हुआ, तो ये वृद्धि संधि वाले दो मात्रा का रूल इसमें फेल है, दो मात्रा का रूल यहाँ भी फेल है आपका। दो जगह तो फेल हो गया, तो ट्रिक नहीं पढ़नी है, ट्रिक फेल हो जाती है, देख रहे हो। चलिए करते हैं। वाणी, और वाणी पे बड़ा ई प्लस औचित्य, ये औ है इसलिए बड़ा ई, औचित्य। वाणी में से ई निकाला, औचित्य में से औ निकाला, दोनों को जोड़ा तो यौ बन गया। काय का नियम है? यण का नियम है। पिछले वीडियो में पढ़े थे हमने, ये बनाने सीखे थे हमने ये चीजें। अगला देखो, एक शब्द था इसमें औचित्य, बता देता हूं। ये अपने आप में बच्चे विशेषण है, विशेषण है यानी एडजेक्टिव है। कैसे पता एडजेक्टिव है? ऐसे क्योंकि उचित, उचित इसका विशेष्य है, विशेष्य। अब ये कैसे पता लगेगा कि उचित इसका विशेष्य है और ये विशेष्य क्यों है, ये विशेषण क्यों है? तो इसका कारण ये है क्योंकि यह प्रत्यय युक्त है। कौन सा प्रत्यय? तो यह प्रत्यय लगा है। यह प्रत्यय का प्रभाव ये हुआ कि तय जो पूर्ण था वो अपूर्ण बन गया,
और ऊ का औ बन गया, यानी ह्रस्व का दीर्घ बन गया। तो इसमें भी कोई संधि है, बिल्कुल दीर्घीकरण का नियम लगा हुआ है। दीर्घीकरण, संधि समाप्त होने के बाद जब हिंदी के नियम पढ़ाऊंगा तब दीर्घीकरण का रूल पढ़ाया जाएगा। विशेषण और विशेष्य यहाँ से तैयार होते हैं, याद नहीं किए जाते, रटे नहीं जाते वर्ड में नहीं। हम पढ़ेंगे, देखिए अगला शब्द है नार्युत्थान। इसकी संधि बताइए क्या होगी? नार्युत्थान, तो नारी प्लस उत्थान। अब ये कैसे? तो ये जो रे है ना ऊपर वाला, ये यहां आया, पूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि इस पे ई लगा दी गई। जब यहां से बड़ा ई निकला और यहां से ऊ निकला तो बना यू, और जब ई यहां से निकाल ली तो इससे पहले ये जो रे था ना ये अपूर्ण बन गया, और जैसे ही अपूर्ण बना वैसे ही ऊपर चला गया पदेन के तौर पर या रेफ के तौर पर। अब अगली चीज ध्यान देंगे जरा, जब आधा रे प्लस ई प्लस ऊ को जोड़ोगे तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगली चीज और सुनना जरा, अगला कितना टेक्निकल वर्ड है। वर्ड है स्त्री उपयोगी, आधा से आधा त्रे, युपयोगी। ध्यान देना ये त्रे यहां पर अपूर्ण है, जैसे वो शब्द था शुरू वाला आपका द्वि में, यहां हलंत था, हलंत नहीं लगाओगे तो शायद वो गलत हो जाएगा जो शुरू में शब्द बताया था। अब यहां इसे जब डिवाइड करोगे यू को तो ई प्लस ऊ में तोड़ा जाएगा। बड़ी ई क्यों लिखी जाएगी? क्योंकि स्त्री पर बड़ी ई लगाते हैं। और ये से तय भी आधा है, रे भी आधा है, जब ई जुड़ेगा तब पूरा बनेगा। अगर यहाँ इसे पूरा बना दूंगा तो ध्यान देना ये ई किससे जाकर मिलेगी? तो ये ई त्रे से जाकर मिलेगी। त्रे में भी किससे जाकर मिलेगी? तो आप कहोगे इसे मिलेगा यहाँ रे, और ये रे होगा पूर्ण, तो ये ई मिलेगी ऐसे जाकर, और ई प्लस ए बन जाएगा ए। तो यहाँ पर मुझे इस त्रे लिखना पड़ेगा जब मैं त्रे पूरा बनाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तब हमारी वर्तनी जब आती है ना, वर्तनी एसएससी जीडी में, ठीक है, 5 नंबर की, यूपी पुलिस में 3 नंबर की, यूपी एसआई में 4 नंबर की, वीडियो के पेपर में 5 क्वेश्चन, तो वो सही जाती है क्योंकि वर्तनी हम यहाँ से तैयार करते हैं और ऐसे पढ़ते हैं। शुरू से वीडियो देखोगे, अगर कोई पहली बार देख रहा है तो समझ में आएगी। आगे देखो, तो शब्द क्या टूटा? शब्द टूटा स्त्री प्लस उपयोगी। यहां से ई निकाला, यहां से ऊ निकाला, क्या बना? यू बना। जब यहाँ से ई निकाल लिया तो त्रे अपूर्ण रह गया, यू ये लगाया, पयोगी, फिर से शब्द बन गया। कितना आसान, कितना सरल है, और इससे भी ज़्यादा आसान क्या हो सकता है? मेरी बात नहीं समझ में आई आज तक? कितना सरल है, बहुत सरल है। आप उठाइए तो सही, बस कठिन है तो एक काम, कॉपी पेन उठाना और लिखना, इस तरह से बनाना। आगे देखो, नारीयोचित, नारीयोचित। देखो पढ़ो, ने आ रे, रे आधा है इसलिए ऊपर लिखा है तो हलंत लगा के लिख सकते हैं। ये और ऊ और चित, ये शब्द वास्तव में तो
अब यू का में तोड़ सकते हैं तो ई प्लस ऊ में तोड़ सकते हैं। अब जब ई इधर लगाऊंगा तो शब्द बनेगा नारी, और नारी ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, तो बड़ी लगाना पड़ेगा। तो बड़ी ई इधर जाएगी तो क्या बनेगा नारी, और ऊ इधर जाएगा तो क्या बनेगा उचित। यही तो था, आराम से सिंपल है। देवी प्लस अर्चना, देवी प्लस अर्चना, यहां बड़ी ई लगाई तभी तो देवी की स्पेलिंग सही बनी। दोनों को जोड़ा तो क्या बना, ये बना। कहाँ लिखा है, देखो ये लिखा। कितना आसान है, कितना सरल सहज, समझ में आया होगा बिल्कुल। तो जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।